अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है मेन मेमोरी। हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर प्रोसेसर को बड़ी डिटेल से देखा, किस तरह से हम एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स प्रोसेसर पे चला सकते हैं सेम टाइम के ऊपर। मल्टी प्रोग्राम्ड इन्वायरमेंट को देखा, जिसमें से एक से ज़्यादा प्रोसेसेस एक टाइम पे प्रोसेसर को या सीपीयू को यूज़ कर रहे होते हैं। अब उस सारे एनवायरनमेंट के अंदर हमने प्रोसेस स्केजुलिंग के डिफरेंट किस्म के एल्गोरिदम देखे। एक इम्पोर्टेंट चीज जो मल्टी प्रोग्राम एनवायरनमेंट के अंदर हमें रिक्वायर्ड है, मेमोरी। कि कोई भी प्रोसेसर ज्यादा प्रोसेसेस के ऊपर या मल्टी प्रोग्राम एनवायरनमेंट के अंदर एफिशिएंट परफॉर्मेंस नहीं दे सकता अगर आपकी उसके साथ अटैच्ड जो मेमोरी है वो एफिशिएंट नहीं है। हमारा आज का लेक्चर मेमोरी से रिलेटेड है, जिसमें हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में देखेंगे कि मेमोरी है क्या इंट्रोडक्शन में। उसके बाद स्वैपिंग, कॉन्टिजियस मेमोरी एलोकेशन क्या है, सेगमेंटेशन क्या है और पेजिंग क्या है। हम स्टार्ट करते हैं कि नॉर्मली जब भी आपको कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में जाता है या प्रोसेसर के पास जाता है, तो वो उससे पहले मेमोरी के अंदर लोड किया जाता है या रैम के अंदर लोड किया जाता है। तो यूं कहा जाए कि अगर मेमोरी या रैम एक ऐसी स्टोरेज लोकेशन है जिसको आपका सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। इसके अलावा याद रखिएगा, यहां पे सीपीयू से मुराद प्रोसेसर है। इसके अलावा जो दूसरी मेमोरी लोकेशन है वो रजिस्टर्स हैं। रजिस्टर्स ऐसी मेमोरी लोकेशंस हैं जो कि किसी प्रोसेसर की चिप के ऊपर ही बिल्ट इन होते हैं। यूं कहा जाए कि प्रोसेसर की लोकल स्टोरेज जो लोकेशन है वो रजिस्टर्स के नाम से है। अब रजिस्टर्स और मेमोरी या रैम दो ऐसी स्टोरेज लोकेशन हैं जिन तक प्रोसेसर को डायरेक्टली एक्सेस हासिल होती है। प्रोसेसर डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है इन दोनों लोकेशंस को। अब जैसे मैंने जिक्र किया कि रजिस्टर्स जो होते हैं वो आपके प्रोसेसर की चिप के ऊपर ही बने होते हैं, वो बिल्ट इन होते हैं प्रोसेसर की चिप के ऊपर। तो वहां से डाटा एक्सेस जो करना है वो प्रोसेसर सिंगल सीपीयू क्लॉक साइकिल में या इवन इससे भी कम में एक्सेस कर सकता है। लेकिन मेन मेमोरी के केस में ऐसा नहीं है। मेन मेमोरी में मेमोरी किसी दूसरी चिप पे अवेलेबल होगी और मेमोरी और प्रोसेसर के दरमियान जो बस इन्वॉल्व है ट्रैफिक के लिए, उस बस के ओवरहेड्स आएंगे, डिले आएगा। माइट भी आपके 3 से 4 सीपीयू साइकिल लग जाए या इससे ज्यादा सीपीयू साइकिल्स के अंदर वही डाटा एक्सेस हो सके जो कि रजिस्टर में एक सीपीयू क्लॉक साइकिल से कम में एक्सेस हो रहा था। अब यहाँ पे एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि किसी भी प्रोसेसर की एफिशिएंसी उस वक्त तक अचीव नहीं हो सकती अगर उसको जो मेमोरी से डाटा प्रोवाइड किया जाना है वो एफिशिएंटली प्रोवाइड ना किया जा सके। सपोज प्रोसेसर ने एक इंस्ट्रक्शन ली और उस इंस्ट्रक्शन को उसने 3 सीपीयू क्लॉक साइकिल में एग्जीक्यूट कर दिया। अब नेक्स्ट जो दूसरी इंस्ट्रक्शन उसने फेच करनी है, हम सबको पता है कि किसी भी इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन साइकिल की अगर हम बात करें तो ये 3 स्टेप्स पे होती है। पहला फेच का सेक्शन है जी, फर्स्ट फेच, उसके बाद आपका पहले हम फेच करते हैं,
फेच के बाद वो डीकोड होती है और डीकोड होने के बाद एग्जीक्यूट होती है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको एफ से फेच कहूं, पहले फेच, फिर उसके बाद डीकोड, डी से डीकोड और ई से एग्जीक्यूट। कोई भी इंस्ट्रक्शन पहले फेच होगी, डीकोड होगी, डीकोड होने के बाद वो एग्जीक्यूशन की तरफ चली जाएगी और एग्जीक्यूशन से के बाद दोबारा से वो आपकी फेच की तरफ, अगली इंस्ट्रक्शन फेच की तरफ आएगी। अब अगर फेच करते हुए प्रोसेसर को ज्यादा सीपीयू क्लॉक साइकिल्स वेट करना पड़ता है तो वहां पे प्रोसेसर में वहां पे एक स्टॉल आता है, मींस के डिले आएगा। प्रोसेसर जो कि हमारी एक ख्वाहिश है, बल्कि जरूरत है कि प्रोसेसर को जितना ज्यादा बिजी रखा जाए उतना बेहतर है, उतनी एफिशिएंसी अच्छी अचीव होगी, तो प्रोसेसर आपका आइडल बैठेगा। अगर आपकी मेमोरी जो है वो सपोर्ट नहीं कर रही, वो आपको स्पीड के साथ डेटा प्रोवाइड नहीं कर रही, तो इस केस में हमारे पास एक रेमेडी जरूर है कि रैम और प्रोसेसर के दरमियान एक और मेमोरी लोकेशन है जिसको हम कैशे कहते हैं, जो कि सीपीयू और मेन मेमोरी के दरमियान हो। डेफिनेटली कैशे का साइज मेन मेमोरी से छोटा है लेकिन स्पीड ज्यादा है, तो कैशे भी एक्सेसिबल है प्रोसेसर से डायरेक्टली। अब इस तरह से हम मेमोरी की स्पीड को बढ़ा के तो प्रोसेसर की एग्जीक्यूशन, प्रोसेसर की एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। लेकिन एक चीज यहां पे गौर करने वाली जरूर है कि सिर्फ स्पीड ही नहीं चाहिए, करेक्ट ऑपरेशंस भी रिक्वायर्ड हैं। सही प्रोसेस के लिए सही एड्रेस से सही इंस्ट्रक्शन फेच करना भी रिक्वायरमेंट है। इन सारे चैलेंजेस को किस तरह से मेन मेमोरी के अंदर मैनेज किया जा सकता है, ये हम आज के लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। जी, सबसे पहली रिक्वायरमेंट कि आप प्रोटेक्शन कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। हम कहते हैं जो भी प्रोसेस या प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा वो पहले रैम में आके लोड होगा। रैम में लोड होना या मेन मेमोरी में लोड होने के बाद ही प्रोसेसर उसको एग्जीक्यूट कर सकता है। आगे वो कैशे में जाता है, रजिस्टर में जाता है, व्हाटएवर, लेकिन रैम में उसको लोड होना है। अब रैम में एक प्रोटेक्शन तो ये है कि उस प्रोसेस की इंस्ट्रक्शंस को मिक्स ना होने दिया जाए। हर प्रोसेस की अपनी एड्रेस स्पेस हो, अपनी मेमोरी पोर्शन हो रैम के अंदर, जैसे कि आपको इस डायग्राम में नजर आ रहा है कि अगर हम बात करें कि 0 से लेके 25600 जो एड्रेस है, यहां तक आपका रिजाइड कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम इस रैम के अंदर। यहाँ पे अगर मैं रिवाइज करता जाऊं थोड़ा सा रैम को भी, तो रैम आप सब जानते हैं कि एक एरे है सपोज, जिसमें जो कि बाइट्स में डिवाइडेड है। हर बाइट का एक यूनिक एड्रेस है जिसको हम फिजिकल एड्रेस कहते हैं। अब अगर इस सामने जो डायग्राम है इसमें आपको एक एरे दिखाई गई है जो 0 से लेके 10240000 एड्रेस तक उसका एड्रेस है, यानी कि इतने उसके बाइट्स हैं। अब जो भी प्रोसेस रैम में रिजाइड करेगा उसकी अपनी अलहदा से रैम के अंदर एक स्पेस होगी। अच्छा, रैम के अंदर प्रोसेसेस को अलहदा से स्पेस कैसे दी जा सकती है? इसके लिए आपके पास दो किस्म के रजिस्टर्स यूज होते हैं। हार्डवेयर लेवल पे इसको कंट्रोल किया जाता है। बेसिकली हम चाह ये रहे हैं कि जैसे मल्टी प्रोग्राम एनवायरनमेंट है उसमें एक से ज्यादा प्रोसेसेस रैम के ऊपर लोडेड हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम भी लोडेड है। अब कोई एक प्रोसेस, सपोज अगर ये पी प्रोसेस है
और ये आपके पास एक क्यू प्रोसेस है, तो क्यू प्रोसेस पी प्रोसेस की इंस्ट्रक्शंस को ना ले, या पी प्रोसेस की स्पेस में ना जाए, और क्यू प्रोसेस पी प्रोसेस की स्पेस में ना जाए। और ये वाले जो प्रोसेसेस हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम को भी डिस्टर्ब ना करें। हम किस तरह से एश्योर कर सकते हैं कि कोई प्रोसेस जब रैम में लोड किया जाता है या कोई प्रोग्राम रैम में लोड किया जाता है तो वो अपनी ही एलोकेटेड स्पेस के अंदर रहे। जब सीपीयू के पास ये प्रोसेस, सपोज प्रोसेस पी, यहाँ पे अगर हमने इसको प्रोसेस पी कहा है, फर्स्ट प्रोसेस को, प्रोसेस पी जब सीपीयू के पास जाता है, ये प्रोसेसर के पास जाता है, तो उसको इस चीज का आइडिया होगा कि मैंने इस रेंज के एड्रेस में एक्सेस करना है इंस्ट्रक्शंस को, इससे बाहर नहीं एक्सेस करना। इससे बाहर एक्सेस करूंगा तो वो कोई और प्रोसेस की इंस्ट्रक्शन होगी, इसकी नहीं होगी। तो कोई एक प्रोसेस किसी दूसरी प्रोसेस की स्पेस को एक्सेस ना करे या ऑपरेटिंग सिस्टम की स्पेस को एक्सेस ना करे, तो इसके लिए आपके पास दो किस्म के रजिस्टर हैं, एक है बेस रजिस्टर और दूसरा आपका लिमिट रजिस्टर। बेस रजिस्टर में कौन सा एड्रेस होता है जो आप प्रोग्राम अपलोड करने जा रहे हैं उसका स्टार्टिंग एड्रेस। सपोज करें क्यू प्रोसेस अभी नहीं आया था, ये एक टी प्रोसेस है, अभी पी, सपोज अगर अभी पी और अभी सिर्फ पी प्रोसेस रैम के अंदर रिजाइड कर रहा था या था अवेलेबल था। क्यू प्रोसेस जब आया है तो क्यू प्रोसेस की पहचान हमें दो रजिस्टर देंगे कि इसकी एड्रेस स्पेस क्या है, बेस रजिस्टर और लिमिट रजिस्टर। बेस रजिस्टर आपको क्या बताएगा, उसका स्टार्टिंग एड्रेस बताएगा कि कहां से किस एड्रेस से इसने स्टार्ट होना है। लिमिट रजिस्टर उसकी रेंज बताएगा कि इसके कितने बाइट्स हैं। अब अगर हमने देखना हो कि क्यू प्रोसेस रैम के अंदर कहां से कहां तक अवेलेबल है, तो हम कहेंगे कि बेस रजिस्टर वाले एड्रेस से लेके लिमिट प्लस बेस रजिस्टर से जो वैल्यू बनेगी उस एड्रेस तक आपका प्रोसेस क्यू पड़ा हुआ है रैम के अंदर। अब जब भी प्रोसेसर कोई इंस्ट्रक्शन उसके पास, सपोज प्रोसेस पी या प्रोसेस क्यू गया है, तो वो इसी रेंज के अंदर रह के इंस्ट्रक्शन को एक्सेस करेगा, एड्रेस जनरेट करेगा। जैसे कि हम अगली स्लाइड के अंदर देखते हैं, ये डायग्राम आपको दिखा रही है कि हार्डवेयर से जब आपने रैम के अंदर कुछ प्रोसेसेस को लोड किया हुआ है तो किस तरह से आप प्रोटेक्शन दे सकते हैं। एक बात याद रखिएगा कि सीपीयू प्रोसेसर है जो वो एड्रेस जनरेट करता है वो आपका लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है। इसको नेक्स्ट हम डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। तो सीपीयू आपका यहाँ पे प्रोसेसर जो है वो उसने एक एड्रेस जनरेट किया। एड्रेस जनरेट करने से मुराद कि वो उसने एक एड्रेस को एक्सेस करना चाह रहा है जहां से वो एक प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शन को लोड करेगा या एग्जीक्यूट करेगा या उस पर राइट करना चाह रहा है या रीड करना चाह रहा है। उसने एड्रेस जनरेट किया, पहला चेक यहाँ पे हुआ क्या वो एड्रेस बेस रजिस्टर की अभी जो वैल्यू है, क्योंकि इस वक्त बेस रजिस्टर में उस प्रोसेस का एड्रेस होगा जिसकी सीपीयू के पास बारी चल रही है। बारी चलने से मुराद कि जो अभी सीपीयू में एग्जीक्यूशन में है। अगर प्रोसेसर ने जो एड्रेस दिया है जिसको एक्सेस करना चाह रहा है उसकी वैल्यू बेस रजिस्टर की वैल्यू से बड़ी है या उसके बराबर है तो अगले स्टेप पे चले जाओ। ठीक है, इट मींस के ये सपोज इस वक्त सीपीयू के पास प्रोसेस चल रहा है जी पी, प्रोसेस पी चल रहा है, तो हम कहेंगे कि इस वक्त पी प्रोसेस की बारी चल रही है और यहाँ पे जो बेस रजिस्टर के अंदर एड्रेस है और जो ये जो एड्रेस है वो बेस रजिस्टर की वैल्यू से बड़ा होना चाहिए, उसके इक्वल होना चाहिए। यस हो गया। अगला चेक, क्या वो बेस प्लस लिमिट को ऐड करें तो उससे छोटी वैल्यू बनती है? अगर छोटी बनती है तो इट मींस कि आपका एड्रेस ठीक है और आप उस मेमोरी एड्रेस पे चले जाते हो। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन आपकी फॉल्स होती है, सपोज फर्स्ट अटेम्प्ट में फॉल्स होगी या सेकंड अटेम्प्ट में फॉल्स होगी,
तब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हरकत में आता है और ऑपरेटिंग सिस्टम आपका क्या कहता है, एड्रेसिंग एरर देता है, या ट्रैप टू ऑपरेटिंग सिस्टम मॉनिटर। और यहाँ पे आपका एरर आएगा, एड्रेस का एरर, कि प्रोसेसर के पास जोन सा प्रोसेस है वो उसके एड्रेस को एक्सेस नहीं कर रहा, उसकी इंस्ट्रक्शन को एक्सेस नहीं कर रहा, वो किसी और की एड्रेस स्पेस में जा रहा है। तो इस तरह से हम हार्डवेयर लेवल पे एड्रेस की प्रोटेक्शन कर सकते हैं। जी, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एड्रेस बाइंडिंग। क्या चीज है? आपका कोई भी प्रोसेस, कोई भी प्रोग्राम आपके कोड होने से लेके एग्जीक्यूशन तक डिफरेंट किस्म के स्टेप से गुजरता है। हमने ये बात कर ली कि जो भी कोई प्रोग्राम होगा वो रैम के अंदर या मेन मेमोरी के अंदर लोड होगा, और अब रैम क्या है, वो एक एड्रेस स्पेस है जिसके ऊपर डिफरेंट किस्म के आपके एड्रेसेस लिखे हुए हैं। ये प्रोग्राम एक पर्टिकुलर एड्रेस से लेके एक पर्टिकुलर एड्रेस तक जो स्पेस होगी उस पे जाके स्टोर होगा। जितने भी प्रोग्राम आपके लोड होने के लिए तैयार हैं या एग्जीक्यूशन के लिए तैयार हैं, वो हमने पहले प्रोसेस की स्टेट्स पढ़ी, रेडी क्यू में जाते हैं। लेकिन रेडी क्यू से पहले जब वो सेकेंडरी डिस्क के अंदर है या हार्ड डिस्क के अंदर है, तो वो आपके इनपुट क्यू में लगे होते हैं, इनपुट क्यू में लगे होते हैं, इनपुट क्यू हार्ड डिस्क के अंदर। अब इनपुट क्यू के अंदर वहां पे भी एक एल्गोरिथम डेफिनेटली चल रहा होगा, जिसकी बारी आई उसको मेमोरी के अंदर लोड कर दिया जाएगा। अब जब लोड किया जाएगा तो वहां से एक एड्रेस स्पेस जनरेट होगी इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए। अब एक बात याद रखिएगा, जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो वो डिफरेंट किस्म के स्टेप्स से होके गुजरता है। जैसे आप कहते हैं जी, पहले आप सोर्स कोड लिखते हो, कंपाइलर उसको कंपाइल करता है, ऑब्जेक्ट बनाता है, ऑब्जेक्ट कोड बनाता है, उसके बाद लोडर उसको लोड करता है, ठीक है जी। उसके बाद वो एग्जीक्यूशन, दरमियान में लिंकिंग भी, आगे डायग्राम दी गई है, अगर हम उसको देख लें एक नजर तो जी, इस डायग्राम को अगर आप देखें तो यहाँ पे स्टेप्स लिखे हुए हैं कि कोई भी प्रोग्राम इन सारे स्टेप से गुजर सकता है। जरूरी नहीं है कि हर प्रोग्राम मस्ट इन स्टेप से गुजरेगा, लेकिन ये वाले स्टेप्स हो सकते हैं किसी प्रोग्राम की सोर्स कोड से लेके एग्जीक्यूशन स्टेट तक जाने के लिए। सबसे पहले आप कहते हैं जी सोर्स प्रोग्राम आ गया, उसके बाद कंपाइलर या असेंबलर उसने उसको कंपाइल किया, इस स्टेट को हम कहते हैं कि ये कंपाइल टाइम स्टेट है। उसके बाद ऑब्जेक्ट कोड में उसने उसको कन्वर्ट कर दिया, पहले से ऑब्जेक्ट में कन्वर्टेड कुछ मॉड्यूल्स जो आपने इसमें कॉल किए होंगे, फंक्शंस वगैरह, वो इसके साथ लिंक हुए। उसके बाद लोडर ने उसको लोड कर दिया, कुछ सिस्टम की लाइब्रेरीज उसके साथ लोड हुई। उसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ कि आपका मेमोरी के अंदर यहाँ पे इस स्टेट को प्लीज देखिएगा कि इन मेमोरी, बाइनरी मेमोरी इमेज एग्जीक्यूशन या रन टाइम के ऊपर आपके मेमोरी के अंदर उसका एक बाइनरी मेमोरी इमेज बनेगा, जिसमें जिस वक्त आपकी DLL का नाम आप सुनते रहते हैं, डायनामिक लिंक लाइब्रेरी साथ में बाइनरी इमेज के साथ अटैच होंगी। DLL को भी हम डिस्कस करते हैं। इस डायग्राम में आपको एक प्रोग्राम के डिफरेंट किस्म के स्टेप्स दिखाए गए हैं। अब हम चलें कि हर स्टेप के ऊपर एड्रेस की एक डिफरेंट शेप है, एड्रेस डिफरेंट शेप में बयान किया जा रहा है। जब आप सोर्स कोड की बात करते हो तो आप कहते हो जी वेरिएबल का नाम या सिंबल्स की बेस सूरत में आप कहते हो कि आपका एड्रेस है, वेरिएबल इज एन एड्रेस। तो आप किसी वेरिएबल को या सिंबल्स की फॉर्म में सोर्स कोड के अंदर आप एड्रेस को सिंबल्स की फॉर्म में प्रेजेंट करते हो। जब कंपाइलर उसको कंपाइल करता है, ऑब्जेक्ट कोड बनाता है,
तो वो एक रिलोकेटेबल एड्रेस बना देता है। अब सोर्स कोड से रिलोकेटेबल एड्रेस बनाने में एक बाइंडिंग होगी, जिसको हम कहते हैं कि एक एड्रेस स्पेस से दूसरी एड्रेस स्पेस में मैपिंग हुई है। इसको फर्दर क्लियर करते हैं। अब हम कहते हैं जी कि सपोज आपने कोई सिंबल बनाया, कोई वेरिएबल बनाया, उसको ऑब्जेक्ट कोड बना, तो उसको हमने किस तरह से एड्रेस किया कि 14 बाइट्स फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ दिस मॉड्यूल। इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के स्टार्ट से के बाद 14 बाइट्स उस एड्रेस का नाम रखा गया। उसके बाद बारी आती है लोडर की या लिंकर की, जो दूसरे फर्दर अगर आपकी कोई फाइल्स ने लाइब्रेरीज ने लिंक होना है तो उनको लिंक करता है और लोड करता है। अब लोडर क्या करता है, लोडर विल बाइंड रीलोकेटेबल एड्रेस टू द एब्सोल्यूट एड्रेस। अब वो कहेगा कि इस प्रोग्राम की बारी आनी है 74000 पे, यानी कि इसका स्टार्टिंग एड्रेस स्टार्ट होगा 74000। उसमें ये जो पर्टिकुलर एड्रेस की हम बात कर रहे हैं, ये 40 बाइट्स फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ दिस मॉड्यूल था, तो इसका एड्रेस जो एब्सोल्यूट एड्रेस हो गया वो हो गया 74014। यानी कि पहले केस में सपोज हमने कहा था कि एक वेरिएबल है यहाँ पे a, ठीक है जी, उसको कंपाइलर ने कहा 14 बाइट्स अवे फ्रॉम 14 बाइट्स फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ दिस मॉड्यूल। उसको लोडर ने कहा 74014। दिस इज एड्रेस बाइंडिंग। एड्रेस बाइंडिंग में अब जब ए बी सी डी, सपोज यहाँ पे जितने भी वेरिएबल्स आपने डिफाइन किए हुए हैं, ये सारे के सारे आपको एक एड्रेस स्पेस दे रहे होंगे। वहीं से तो हमें पता चलेगा कि इस प्रोग्राम की टोटल स्पेस कितनी है। उसके बाद ऑब्जेक्ट कोड के अंदर भी एक एड्रेस स्पेस होगी। एक मैपिंग हमने यहाँ पे की एक एड्रेस स्पेस से दूसरे एड्रेस स्पेस पे, एक मैपिंग हम इस एड्रेस स्पेस से तीसरे एड्रेस स्पेस में कर रहे हैं, जो कि आपका एब्सोल्यूट एड्रेस है। अब ये वाला एब्सोल्यूट एड्रेस आपका लॉजिकल एड्रेस हो सकता है, जो कि फिजिकल एड्रेस से फर्दर मैपिंग होगी। तो बाइंडिंग क्या है, एड्रेस बाइंडिंग क्या है, जिसमें आप मैप करते हो एक एड्रेस स्पेस से दूसरे एड्रेस स्पेस में। नेक्स्ट हम इसको मजीद देखते हैं। जी अच्छा, आपकी बाइंडिंग जो है, एड्रेस बाइंडिंग है, वो किस स्टेज पे हो सकती है? Address binding of instruction and data to memory addresses can happen at 3 different stages. Different 3 stages पर हो सकती है। पहला है आपका कंपाइल टाइम। जब कंपाइलर आपके प्रोजेक्ट को कंपाइल, आपके प्रोग्राम को कंपाइल कर रहा है, और अगर आपको पता है कि किस एब्सोल्यूट एड्रेस पे ये वाला प्रोग्राम लोड होगा, तो कंपाइलर ही आपकी बाइंडिंग कर देता है। किसी एब्सोल्यूट एड्रेस के ऊपर बाइंडिंग की जा सकती है, एड्रेस बाइंडिंग। लेकिन उसमें मसला ये जरूर आएगा कि अगर सपोज एग्जीक्यूशन के वक्त स्टार्टिंग एड्रेस चेंज हो जाता है, तो आपको पूरा का पूरा प्रोग्राम दोबारा कंपाइल करना पड़ेगा। या एड्रेस में कोई चेंज आता है तो पूरा का पूरा प्रोग्राम कंपाइल करना पड़ेगा, क्योंकि कंपाइल टाइम पे आपने इसकी बाइंडिंग की थी। तीसरा स्टेप है लोड टाइम। लोडिंग के वक्त आप बाइंडिंग कर सकते हैं, जिसमें लेकिन आपको रीलोकेटेबल कोड मस्ट रिक्वायर्ड होगा। यानी कि कंपाइलर ने आपका रीलोकेटेबल कोड एक जनरेट किया हुआ होगा, लोडर को पता होगा कि आपके कहां से एड्रेस पे स्टार्ट हो रही है, वो उसमें प्लस करके आपका बाइंडिंग कर देगा एड्रेस की। थर्ड बाइंडिंग स्टेज इज द एग्जीक्यूशन टाइम।
Binding delayed until runtime if the process can be moved during its execution from one memory segment to another. अगर वो एक प्रोसेस को आप अलाउ कर रहे हैं कि एक मेमोरी लोकेशन से दूसरी मेमोरी लोकेशन में माइग्रेट कर सकता है, जा सकता है, तब आपकी बाइंडिंग आपकी एग्जीक्यूशन टाइम पे होगी कि जब एग्जीक्यूशन में जाना है उस वक्त पता चलेगा कि ये प्रोसेस कहाँ पे जाके रिजाइड करेगा, इस प्रोसेस के अगेंस्ट कहाँ से आपको किस एड्रेस, कौन सा एड्रेस आपका जनरेट होगा। जी, इस डायग्राम को हम डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे लॉजिकल और फिजिकल एड्रेस स्पेस क्या है। जैसे मैंने आपको पहले बात बताई कि जब हम सोर्स कोड में सिंबल्स की बात कर रहे हैं या वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं तो उस वक्त उसकी वो एड्रेस स्पेस है जिसमें आप सपोज कहते हैं जी इंटीजर 4 बाइट, फ्लोट 4 बाइट, डबल 8 बाइट। तो उस तरह से आपने एक एड्रेस स्पेस बनाई हुई है जिसको आपने सिंबल से शो करवाया हो। जब आप उसके पास आए कंपाइलर के पास तो उसने एक रीलोकेटेबल एड्रेस बनाया, वो एड्रेस स्पेस है। जब लोडर के पास आया तो उसने एब्सोल्यूट एड्रेस जनरेट किया, वो एक एड्रेस स्पेस है। इसी तरह से आपकी एक फिजिकल एड्रेस स्पेस और एक लॉजिकल एड्रेस स्पेस है। सीपीयू जो भी एड्रेस जनरेट करता है टू एक्सेस एन इंस्ट्रक्शन और डाटा ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोसेस, तो वो आपका लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है। मींस के अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि एक लॉजिकल एड्रेस कहता है जी कि प्रोसेस पी जो है वो 0 से लेके 350 तक है। प्रोसेस पी की जो एड्रेस है वो 0 से लेके 350 तक है। अब रैम के अंदर फिजिकल एड्रेस ये वाला नहीं होगा, रैम के अंदर फिजिकल एड्रेस ये वाला नहीं होगा। फिजिकल एड्रेस स्पेस डिफरेंट एड्रेस स्पेस है। माइट बी रैम के पहले 100 एड्रेसेस जो यूज हो रहे हैं, इस प्रोसेस की बारी आई है 101, तो हम कहेंगे प्रोसेस पी का जो फिजिकल एड्रेस है वो है 101 से लेके 150 तक या 151 तक। अब इसका लॉजिकल एड्रेस क्या है, वो 0 से 150 और जो फिजिकल एड्रेस है वो 101 से लेके 251 तक। तो ये जो हमने एड्रेस जनरेट किया है फिजिकल एड्रेस, इसको हम कहते हैं कि ये आपकी क्या है, एक एड्रेस स्पेस से दूसरी एड्रेस स्पेस में मैपिंग है। किस तरह से हम एक एड्रेस स्पेस से दूसरी एड्रेस को जनरेट कर सकते हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं। अब लॉजिकल एड्रेस से फिजिकल एड्रेस में मैपिंग कौन कर रहा है, इसके लिए एक डिवाइस, हार्डवेयर डिवाइस है जिसको हम कहते हैं मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, MMU। मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट क्या करता है, जो फिजिकल लॉजिकल एड्रेस आता है, सपोज प्रोसेसर की तरफ से, प्रोसेसर कहता है कि आई वांट टू राइट ऑन दिस एड्रेस, processor tells the address in which is logical address. Now memory management unit will work between the processor and the main memory, क्योंकि मेन मेमोरी को फिजिकल एड्रेस का पता है, उसको लॉजिकल एड्रेस का नहीं पता। प्रोसेसर को या प्रोग्राम को, यूजर के प्रोसेस को लॉजिकल एड्रेस का पता है, फिजिकल एड्रेस का नहीं पता। तो वहां पे दरमियान में आपका मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट वर्क करता है, जो कि लॉजिकल एड्रेस को कन्वर्ट करता है फिजिकल एड्रेस में। आपका हमने जैसे पहले बात की कि बेस रजिस्टर और लिमिट रजिस्टर, यहां पे हम उसको रीलोकेशन रजिस्टर कह रहे हैं, बेस रजिस्टर को रीलोकेशन रजिस्टर कह रहे हैं। बेसिकली रीलोकेशन रजिस्टर के अंदर आपका फिजिकल एड्रेस होता है किसी प्रोसेस का, रीलोकेशन रजिस्टर के अंदर आपका
फिजिकल एड्रेस स्टोर होता है किसी प्रोसेस का स्टार्टिंग एड्रेस। अब जब आपने प्रोसेस, सपोज आपने एक प्रोसेस कहा, उसका लॉजिकल एड्रेस आपने दिया जी 0 से लेके मैक्स तक, मैक्स कोई भी वैल्यू है। अब रीलोकेशन रजिस्टर के पास, जिसको बेस रजिस्टर यहां पे हम रीलोकेशन कह रहे हैं, उसके पास एक वैल्यू है आर। आर प्रेजेंट्स दैट process P is starting from the R value which is physical address। अब अगर आपने प्रोसेस की जो 0 इंस्ट्रक्शन है उसका एड्रेस निकालना है तो आप कहोगे R+0। ये आपकी प्रोसेस की पहली इंस्ट्रक्शन या प्रोसेस का स्टार्टिंग एड्रेस होगा। अगर आपने उसका मैक्सिमम फिजिकल एड्रेस निकालना है तो वो क्या होगा R+मैक्स, क्योंकि मैक्स उसका मैक्सिमम एड्रेस है। तो R+मैक्स जो होगा ये आपका होगा फिजिकल एड्रेस, लास्ट फिजिकल एड्रेस ऑफ द प्रोसेस। अब ये मैपिंग कौन कर रहा है, ये R को प्लस कौन कर रहा है, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। जी डायनामिक रीलोकेशन क्या है? डायनामिक रीलोकेशन यूजिंग अ रीलोकेशन रजिस्टर। यहां पे आपको एक एग्जांपल शो करवाई गई है कि सीपीयू लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है 346, रीलोकेशन रजिस्टर के पास वैल्यू है 14,000। तो आपका फिजिकल एड्रेस जो मेमोरी में होगा उसका, अब प्रोसेस जानता है 346, प्रोसेसर ने भी कहा मुझे 346 चाहिए, लेकिन मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट ने 14,000 प्लस 346 करके 14,346 जो है वो मेमोरी का फिजिकल एड्रेस दिया है। क्योंकि इस रैम को फिजिकल एड्रेस का पता है, इसको फिजिकल एड्रेस का पता है, इसको लॉजिकल एड्रेसेस का नहीं पता। इसको फिजिकल एड्रेस कौन बताएगा? मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। अब डायनामिक रीलोकेशन क्या है? हमने अब तक जितनी भी डिस्कशन की और हमने कहा जी जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है, एग्जीक्यूशन में जाता है, वो पहले रैम में लोड होता है, लोडिंग के बाद हम उसको एग्जीक्यूशन में लेके आते हैं। जो भी प्रोसेस के पास आता है उसका रैम में होना जरूरी है। हम ये सारी बातें कर रहे थे कि पूरे का पूरा प्रोग्राम आपका रैम के अंदर लोड होगा, पूरे का पूरा प्रोग्राम आपका रैम के अंदर लोड होगा। लेकिन अब सपोज किसी प्रोसेस की या प्रोग्राम की 100 इंस्ट्रक्शंस हैं, उनमें से इंस्ट्रक्शन पहली 2 चल रही हैं, बाकी 98 इंस्ट्रक्शंस ने आपकी मेमोरी स्पेस ली हुई है। तो हम अगर ऐसा सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाएं कि जिस रूटीन ने या जिस इंस्ट्रक्शन ने एग्जीक्यूट होना है उसको लोड किया जाए, बाकियों को डिस्क में पड़ा रहना दिया जाए, इसको हम कहते हैं डायनामिक रीलोकेशन, डायनामिकल लोडिंग। जब आप डायनामिक लोडिंग कर रहे हैं तो डेफिनेटली डायनामिकली आप क्या कर रहे होंगे, उसकी एड्रेस मैपिंग कर रहे होंगे यूजिंग द रीलोकेशन रजिस्टर, कि जब जिस इंस्ट्रक्शन की जरूरत है उस वक्त उसको रैम के अंदर लोड किया जाए। ठीक है जी, सारे के सारे प्रोग्राम को इकट्ठा ना लोड किया जाए। बेटर मेमोरी स्पेस यूटिलाइजेशन, डेफिनेटली आप मेमोरी की स्पेस को अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। वैसे हो सकता है कि एक प्रोग्राम की आपके पास 100 इंस्ट्रक्शन है, मेमोरी स्पेस अवेलेबल 100 इंस्ट्रक्शन की थी, वो पूरे का पूरा प्रोग्राम आपका आराम से रैम में बैठा हुआ है, बाकी और कोई प्रोसेस लोड नहीं हो पा रहा। लेकिन उस दूसरे केस में अगर आप एक एक इंस्ट्रक्शन करके लोड कर रहे हैं तो आप क्या वो स्पेस यूटिलाइज कर सकते हैं, उसको यूज किया जा सकता है। अब इस केस में ऑल रूटीन्स केप्ट ऑन डिस्क इन रीलोकेटेबल लोड फॉर्मेट, उसको रीलोकेटेबल लोड फॉर्मेट में डिस्क के अंदर रखा जाता है। जब आपकी ऐसी जगहों पे ये यूज की जाती है जब आपका
अमाउंट ऑफ कोड आपका काफी बड़ा होता है और उसको आपको इनफ्रीक्वेंटली अकरिंग केसेस में हैंडल किया जाता है, यानी कि कुछ इंटरवल्स के बाद आपको उस प्रोसेस को चलाना है तो आप इंस्ट्रक्शन को क्या कहते हो कि लोड नहीं करते, जिस इंस्ट्रक्शन को कॉल किया जाता है उसी को लोड किया जाता है। लेकिन एक चीज यहाँ पे जरूर है कि आपको ओवरहेड जरूर आएगा रूटीन को कॉल करने का। सपोज एक रूटीन अभी आपने एग्जीक्यूट की, नेक्स्ट टाइम फिर उसको कॉल किया तो उसको लोडिंग वाले प्रोसेस सारे से गुजरना पड़ेगा, तो वो वाले आपके यहाँ पे ओवरहेड्स भी आएंगे और डिले भी आएगा। दूसरा, अगर किसी रूटीन कॉल में एरर आ गया है तो वो एरर आपके सारे के सारे लोडिंग के सिस्टम को भी इफेक्ट करेगा, which will produce more delay and some errors also. जी, डायनामिक लिंकिंग क्या है? सबसे पहले स्टैटिक लिंकिंग क्या है कि कुछ ऐसी सिस्टम लेवल की लाइब्रेरीज जो कि आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के लिए जरूरी होती हैं, उसके इमेज को जब आपके प्रोग्राम को, यूजर के प्रोसेस को या प्रोग्राम को मेमोरी में, उसके इमेज को मेमोरी में कॉपी किया जा रहा होता है, मेमोरी में रखा जा रहा होता है, तो उस वक्त आपकी कुछ सिस्टम की लाइब्रेरीज को उसके साथ लिंक किया जाता है। स्टैटिक लिंकिंग में क्या है? सिस्टम लाइब्रेरीज एंड प्रोग्राम कोड कंबाइंड बाय द लोडर इनटू द बाइनरी प्रोग्राम इमेज। आप पूरी की पूरी लाइब्रेरी को, जो सिस्टम की लाइब्रेरी है, उसको प्रोग्राम की इमेज के साथ मर्ज कर देते हो और पूरा का पूरा इमेज आप कहां पे रख देते हो? रैम के अंदर रख देते हो। अब डायनेमिक लिंकिंग क्या है? लिंकिंग पोस्टपोन्ड अनटिल एग्जीक्यूशन टाइम। जब एग्जीक्यूशन शुरू होगी उस वक्त आप रिक्वायर्ड लाइब्रेरी का इमेज जो है वो कॉल करोगे और वो इमेज आपका रैम के अंदर लोड हो जाएगा। अब यहां पे उस लाइब्रेरी के, आपने भी देखा होगा डिफरेंट किस्म के जो प्रोग्राम सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करते हैं तो उसकी DLL लाइब्रेरीज होती हैं, वो आपको उस फोल्डर में रखनी पड़ती हैं। अब वजह क्या है कि रन टाइम पे जब उसको DLL चाहिए होगी तो वो उसी पर्टिकुलर फोल्डर से जाके उठाएगा। अब एक पीस ऑफ कोड जिसको हम स्टब कहते हैं, ये यूज किया जाता है टू लोकेट द अप्रोप्रिएट मेमोरी रेजिडेंट लाइब्रेरी रूटीन्स। कि रन टाइम पे जब आपको किसी लिंकिंग लाइब्रेरी की जरूरत पड़ी है तो उस वक्त एक पीस ऑफ कोड होगा जिसको स्टब कहते हैं। स्टब क्या करता है, जब स्टब एग्जीक्यूट होता है तो पहले तो रैम के अंदर से ढूंढता है क्या ये लाइब्रेरी अवेलेबल है, अगर नहीं है तो वो डेफिनेटली जाके उसको डिस्क से कॉल करेगा और उसकी लोडिंग होगी। स्टब रिप्लेसेस इटसेल्फ विद द एड्रेस ऑफ द रूटीन एंड एग्जीक्यूट्स द रूटीन। वो अपने आप को रिप्लेस कर देता है किसी रूटीन के साथ, जो भी लिंकिंग डायनामिक लाइब्रेरी की आपने रूटीन कॉल की थी उसके एड्रेस के साथ रिप्लेस कर देता है और वो रूटीन कॉल हो जाती है। ऑपरेटिंग सिस्टम चेक्स इफ रूटीन इज इन प्रोसेस मेमोरी एड्रेस। अगर वो आपकी रूटीन प्रोसेसेस में है तो उसको आप मेमोरी एड्रेस एलोकेट कर देते हो, अगर नहीं है तो आप उसको एड्रेस स्पेस में ऐड करते हो, यानी कि अगर पीछे अगर किसी क्यू में है तो क्यू से उठा के आप उसको एड्रेस स्पेस देते हो। अब यहाँ पे कहा कि ऑपरेटिंग सिस्टम ये काम करते हैं। हमने पीछे लेक्चर्स के अंदर पढ़ा था कि जब प्रोसेस स्केजुलिंग कर लेता है उस वक्त के बाद बारी आती है डिस्पैचर की। डिस्पैचर इज द पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि ये काम लोडिंग के काम करेगा। अब यहाँ पे डायनामिक लिंकिंग इज पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर लाइब्रेरीज। जो आपकी लाइब्रेरीज है उनके लिए वो कह रहे हैं डायनामिक लिंकिंग आपकी इंपॉर्टेंट है। इस सिस्टम को शेयर्ड लाइब्रेरीज भी कहा जाता है। शेयर्ड लाइब्रेरी डेफिनेटली इसीलिए कि माइट भी एक वक्त में दो प्रोसेसेस सेम लाइब्रेरी की कुछ रूटीन्स को कॉल कर रहे हो, तो इसलिए इसको शेयर्ड लाइब्रेरीज कहा जाता है। डायनामिक लिंकिंग से मुराद
कि रन टाइम पे आप सिस्टम लाइब्रेरीज को लोड करते हो, उसकी रूटीन्स को कॉल करते हो। इसके लिए जो स्टब एक पीस ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूशन करता है, वो आपका उसको लोड करता है रैम के अंदर। इस तरह से आपकी डायनेमिकली लिंकिंग है, डायनेमिकली एड्रेस स्पेस एलोकेशन है। इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट हमारा स्वैपिंग का है कि स्वैपिंग क्या चीज है। जी, हम कहते हैं कि प्रोसेस जो है आपका वो लोड होना चाहिए रैम के अंदर। जब वो एग्जीक्यूशन में जाएगा तो रैम में लोडेड होगा, लेकिन उसको रैम से आउट भी किया जा सकता है। सपोज एक प्रोसेस जो है वो अभी किसी वेट में है, आयो वेट में चला गया, उसको आयो की एग्जीक्यूशन भी मिल गई, अब वो वेट में अपनी बारी के इंतजार में है। तो स्वैपिंग क्या कहते हैं कि आप रैम से उस प्रोसेस को निकाल दो और किसी बैकअप स्टोरेज के अंदर रख दो, बैकिंग स्टोर के अंदर। जब आप सपोज आपकी एक रैम की स्पेस है 3 प्रोसेसेस के लिए, प्रोसेस P1, P2 और P3 के लिए, आप कहते हो जी कि P3 प्रोसेस जो है ये फिलहाल एग्जीक्यूशन में जाने वाला नहीं है, या इसकी बारी अभी देर में। प्रोसेस P4 एक प्रायोरिटी वाला प्रोसेस है, उसको आप लोड करना चाहते हो, तो आप क्या करते हो कि प्रोसेस P3 को स्वैप आउट कर देते हो रैम से, और प्रोसेस P4 को स्वैप इन कर लेते हो बैकिंग स्टोर से रैम के अंदर। तो ऐसा फील होगा कि आपके 4 एग्जीक्यूशन वाले प्रोसेसेस इस वक्त रैम के अंदर हैं। हालांकि रैम की स्पेस अभी आपके पास 3 प्रोसेसेस के लिए है, लेकिन वर्चुअली लॉजिकली हमने 4 प्रोसेसेस को रैम के अंदर रखा हुआ है। गो के स्वैपिंग, स्वैप इन और स्वैप आउट का आपको एक फंक्शन कॉल करना पड़ता है, उसकी एग्जीक्यूशन एक्टिविटी करनी पड़ती है, उसके अपने ओवरहेड्स हैं। लेकिन हम इस तरह से हम क्या करते हैं कि जितनी आपकी रैम की स्पेस है उससे ज्यादा स्पेस आपको फील होती है। टोटल फिजिकल मेमोरी स्पेस ऑफ प्रोसेस कैन एक्सीड फिजिकल मेमोरी। अच्छा, स्वैपिंग की जरूरत क्यों है? जो रिक्वायर्ड प्रोसेस की स्पेस है वो आपकी अवेलेबल स्पेस से ज्यादा है। या सपोज आप कहते हो जी कि एक प्रोसेस आया, उसको जरूरत है 200 MB की रैम के अंदर। रैम में जो स्पेस अवेलेबल है वो 100 MB स्पेस, 100 MB स्पेस है। आप क्या कहते हो कि इस प्रोसेस का अगर पार्टीशनिंग हो सकती है इस प्रोग्राम की, तो पहले वाले जो 100 MB है वो पहले लोड कर लो, उन 100 MB के अंदर जो इंस्ट्रक्शन है उनकी एग्जीक्यूशन होगी। जब उनकी एग्जीक्यूशन होगी, अब इंस्ट्रक्शन जो है 101 MB से लेके 200 MB तक, अब वो वाली जब अगर एग्जीक्यूट होनी है तो पहली 100 MB वाली इंस्ट्रक्शन बाहर निकाल दो, अगली 100 वाली आप रैम के अंदर ले आओ। तो इस तरह से आपने एक 100 MB स्पेस के ऊपर, रैम के ऊपर 200 MB का प्रोग्राम प्लेस कर दिया। मींस के आपकी रैम की स्पेस बढ़ी। लेकिन इसमें डेफिनेटली आपको डिले आएगा स्वैपिंग इन और स्वैपिंग आउट का। यहाँ पे रोल आउट और रोल इन स्वैपिंग वेरिएंट यूज्ड फॉर प्रायोरिटी बेस्ड scheduling algorithm. Lower priority process is swapped out, so higher priority processes can be loaded and executed. अब आपका स्वैप टाइम डेफिनेटली यहाँ पे जरूर मैटर करेगा। जितने भी आपके
प्रोसेसेस जो हैं, जो एग्जीक्यूशन में है, जो स्वैप इन और स्वैप आउट हो रहे हैं, वो आपके बैकिंग स्टोर में, जो कि एक फास्ट स्पीड आपकी डिस्क हो सकती है, रेडी क्यू में पड़े होंगे। अब रेडी क्यू से सिस्टम मेंटेन्स अ रेडी क्यू ऑफ रेडी टू रन प्रोसेसेस व्हिच हैव मेमोरी इमेजेस ऑन द डिस्क। रेडी क्यू के अंदर वो वाले प्रोसेसेस के इमेज पड़े होंगे। हम आखिरी स्टेज जब हमने स्टेप्स पढ़ रहे थे किसी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन की, तो आखिर में हमने कहा था कि उस प्रोग्राम का इमेज मेमोरी रैम पे स्टोर होता है। तो डिस्क के ऊपर आपके इमेजेस पड़े होंगे रेडी क्यू के अंदर। जैसे ही एक प्रोसेस आपका रैम से स्वैप आउट होगा, दूसरा प्रोसेस आपका रैम के अंदर स्वैप इन कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे स्वैप आउट और स्वैप इन के डेफिनेटली आपके ओवरहेड्स हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिखा सकूं, जी ये डायग्राम स्कीमेटिक व्यू ऑफ स्वैपिंग कि प्रोसेस P1 पहले चल रहा था, सपोज प्रोसेस P2 आया, उसकी प्रायोरिटी ज्यादा थी और रैम के अंदर यूजर स्पेस इतनी नहीं थी कि प्रोसेस P2 पूरा का पूरा लोड हो जाए। हम पूरा का पूरा लोड सपोज अपलोड करना चाह रहे हैं, या प्रोसेस P1 ने सारी जगह ली हुई थी। अब प्रोसेस P2 की प्रायोरिटी ज्यादा है प्रोसेस P1 से, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है प्रोसेस P1 से। तो आपने क्या किया कि प्रोसेस P1 को पहले स्वैप आउट कर दिया, ठीक है जी, और प्रोसेस P2 को रैम के अंदर लोड कर दिया, जिसको हमने कहा कि ये स्वैप इन हुआ है। इस स्टेज यहाँ पे आपके पास दो स्टेप्स इन्वॉल्व है। पहला स्टेप है स्वैप आउट ऑफ द P1, दूसरा स्टेप है स्वैप इन ऑफ द P2। अब सपोज यहां पे आपका स्वैपिंग टाइम जरूर मैटर करता है। सपोज आप कहते हो जी कि आपकी ट्रांसफर रेट जो है वो 50 MB पर सेकंड है, 50 मेगाबाइट्स पर सेकंड। अब सपोज प्रोसेस P1 जो था, इसका साइज था 100 MB, 100 मेगाबाइट। तो 100 मेगाबाइट को स्वैप आउट करने के लिए आपको कितना टाइम लगा? 100 डिवाइडेड बाय 52 सेकंड्स, मींस के 2000 मिली सेकेंड्स। अब प्रोसेस P2 भी सपोज आपका 100, प्रोसेस P2 को आपने स्वैप इन करके एग्जीक्यूट कर दिया। जब प्रोसेस P2 की एग्जीक्यूशन आई तो हो गई, तो प्रोसेस P1 को दोबारा आपने स्वैप इन करना है, तो उस वक्त भी इस पे कितनी कॉस्ट आएगी? 2000 मिली सेकेंड्स, मीन के 2 सेकेंड्स। तो आप यूं कहें कि 4000 मिली सेकेंड्स आपकी यहाँ पे स्वैपिंग का डिले आया है प्रोसेस P1 के लिए। अब इसमें अभी तो इस डिस्क की एफिशिएंसी भी हो सकती है, वो भी मैटर करेगी, क्योंकि डेफिनेटली ये स्लो है एज कम्पेयर टू द रैम। जब आप स्वैप इन कर रहे होंगे तो डिस्क उतना रिस्पॉन्स नहीं देगी जैसे रैम दे रही थी। तो यहाँ पे आपके पास ये वाले ओवरहेड्स स्वैपिंग के मस्ट आते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे बेनिफिट जरूर अचीव होता है। एक तो आप इसको प्रीएम्प्ट अगर किसी प्रोसेस को करना चाह रहे हैं, दूसरा आप इस मेमोरी स्पेस को बढ़ा सकते हैं। अभी अगर आपकी यूजर स्पेस सपोज 300 MB है, तो आप हो सकते हैं इसमें 500 MB के प्रोसेसर प्रोग्राम को स्टोर कर लें। तो किस तरह से कि पहले 300 MB लोड किए, उन 300 में से 200 MB आपने स्वैप आउट कर दिए, और जो रिमेनिंग 200 MB थे वो आपने दोबारा से इसमें अपलोड कर लिए। अब यहाँ पे स्वैपिंग के लिए जो आपको जरूरत है ख्याल रखने की, कि आप जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि 4000 मिली सेकेंड्स आपका डिले आया है स्वैपिंग का, तो हम कोशिश करेंगे सिस्टम आपका मिनिमम स्वैपिंग करेगा। कि अगर सपोज आपका 3 प्रोसेस आप इस पे रखना चाह रहे हैं और वो तीनों प्रोसेस रिजाइड कर सकते हैं, तो हम स्वैपिंग नहीं करेंगे। अब सपोज तीसरे प्रोसेस की
50 इंस्ट्रक्शंस हैं, उनमें से 40 इंस्ट्रक्शंस तो लोड हो गई, लेकिन 10 के लिए जगह नहीं है प्रोसेस P3 के लिए। हम देखेंगे कि प्रोसेस P1 में अगर जो सबसे टॉप पे है, उसकी पहली जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुई हैं उनमें से सिर्फ 10 इंस्ट्रक्शन को स्वैप आउट किया जाए। अगर वो इंडिपेंडेंट है, सिर्फ 10 इंस्ट्रक्शंस को स्वैप आउट किया जाए, ताकि नेक्स्ट आपका अगर उन इंस्ट्रक्शन को आपने चलाना है दोबारा, तो दोबारा से स्वैप इन सिर्फ 10 को ही करना पड़े, पूरे प्रोसेस को उठा के हम बाहर ना फेंकें। दूसरी चीज जो यहाँ पे है वो ये है कि सपोज कोई प्रोसेस P1 आपका वेट में था, प्रोसेस P1 आपका वेट में था किसी आयो के लिए। अब आयो डिवाइस के पास रिक्वेस्ट गई हुई थी कि एक प्रोसेस है जिसका फिजिकल एड्रेस जिसका एड्रेस 0 से स्टार्ट होता है, दिस प्रोसेस इज वेटिंग फॉर योर सर्विसेज। किसी आयो की बात हुई, अब आयो अभी रिस्पॉन्ड करने वाली थी, आयो पहले किसी दूसरे प्रोसेस को रिस्पॉन्ड कर रही थी, कोई भी आयो डिवाइस, और ये वेटिंग में था। हमने क्या किया, उसी टाइम पे प्रोसेस P2 को स्वैप इन कर दिया और प्रोसेस P1 को स्वैप आउट कर दिया। अब जो आयो के पास रिक्वेस्ट गई हुई है वो 0 एड्रेस की गई हुई। अब 0 एड्रेस पे प्रोसेस P1 नहीं है, प्रोसेस P2 है। तो स्वैपिंग के इस काम में, ये जो हम स्वैपिंग जिक्र करें, ये स्टैंडर्ड स्वैपिंग इसको कहते हैं। आजकल के सिस्टम्स के अंदर ये वाली स्वैपिंग यूज नहीं होती। तो आपका क्या है कि ये वाली स्वैपिंग जो है, प्रोसेस P2 स्वैप कर देगा। अब आयो डिवाइस रिस्पॉन्ड किसको कर देगी, उस प्रोसेस को जो 0 एड्रेस पे पड़ा हुआ है। 0 एड्रेस पे अब प्रोसेस P1 नहीं है, P2 है, तो वहां पे आपका एरर आएगा। तो इसके लिए फिर आगे सॉल्यूशंस है कि ऐसा प्रोसेस जो आयो रिक्वेस्ट के लिए है उसको आप स्वैप आउट ना करो। अब कैसे पता चले कि ऐसा प्रोसेस किस तरह से है, उसका यह है कि आयो के जो बफर्स हैं वो यूजर प्रोसेस स्पेस में ना रखो, उसको ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेस में रख लो। कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम की स्पेस में आयो के बफर्स रखो, जहां पे प्रोसेसेस की ये वाली डिटेल हो कि किस प्रोसेस को क्या चाहिए। जब स्वैप आउट होगा तो डेफिनेटली यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपकी अपडेट होगी। ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर आपको इसका अगर हम स्वैप आउट के लिए रिक्वेस्ट करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसको स्वैप आउट होने से मना करेगा कि इसको अभी आयो रिक्वेस्ट गई हुई है, इसको आयो चाहिए, आयो इसको रिस्पॉन्ड करने वाला है। लेकिन इसमें भी फिर मसला आएगा कि एक यूजर लेवल की इंस्ट्रक्शन है, उसको पहले लोड किया ऑपरेटिंग सिस्टम के बफर में, फिर उसको दोबारा उसका रिजल्ट जो भी आयो का आया उसको दोबारा यूजर स्पेस में लाना, तो ये भी ओवरहेड से। तो इस तरह से स्वैपिंग के कुछ मिसाइल हो सकते हैं, उनके सॉल्यूशंस हैं, और फिर उनकी भी फर्दर फिर डिस्कशन है। तो मेन हमारा यहाँ पे टारगेट है कि स्वैपिंग समझ आ जाए कि स्वैपिंग है क्या और उसके चैलेंजेस क्या हैं। जी, इस वीडियो में हमारा इतना ही था। नेक्स्ट हम दूसरा टॉपिक अगली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे।